तो हेलो दोस्तों, आज आरपीएफ की एग्ज़ाम लगी 9 मार्च को एग्ज़ाम लगी थी। उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ये क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र मिलता है। अगला देखिए, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया। इसे किया पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। और निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक ने 1993 में राय कुडर के साथ अपने एल्बम एमिटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। ये ग्रैमी पुरस्कार जीता। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके क्या हो जाएगा, पहले वाले हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक कौन है, मतलब कब हुआ इसका ना, राय ने अपना एल्बम कब जारी किया था। ये हो जाएगा इसका 1993 में। ये हो जाएगा। अगला देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से हो जाएगा। ये हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र से हो जाएगा। और इन्हें 1999 में भारत रत्न भी मिला था और पद्म भूषण इनको पद्म भूषण मिला था 1981 में। और फिर से भी इसको 1981 में मिला था एक, और एक मिला था 1967 में मिला था। और ये भारत रत्न 1999 में मिला और 1985 में भी मिला था। और संगीत नाटक अकादमी में भी इनको पुरस्कार मिला था। वो कब मिला था, 1962 में इनको मिला था। यह आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो जाए किस वाद्य यंत्र से, तो सितार वाद्य यंत्र से। ये राइट आंसर इसका हो जाता। और वाद्य यंत्र कलाकार का नाम, ये वाद्य यंत्र कलाकार का नाम है ये संतूर हो जाएगा पंडित रवि कुमार शर्मा। और भजन सोपोरी। और बांसुरी देख लीजिए आप, तबला देख लीजिए, सरोद देख लीजिए, शहनाई देख लीजिए, सितार देख लीजिए, सारंगी देख लीजिए। ये सभी आपके क्वेश्चन में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मतलब रुद्र वीणा, और ये देखिए असद अली खान, ये हो जाएगा मोहन वीणा हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट हो जाएगा। और ये देख लीजिए आप, वायलिन से, गठम से, वर्धकम से, ये देख लीजिए आप, गिटार से कौन हो जाएगा, गिटार से हो जाएगा ब्रजभूषण काबरा। ये हो जाएगा इसके। ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की एग्ज़ाम लगी थी ना 9 मार्च को आरपीएफ की एग्ज़ाम, उसमें ये कुछ पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी कैसी है आप देख लीजिए अपने हिसाब से। MS गोपाल कृष्ण किससे जुड़े हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं। ये हो जाएगा MS गोपाल कृष्णन। ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र में वायलिन वादक है। एक कौन सा संगीत क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं। और वायलिन वादक के ये वायलिन वादक यंत्र के ये हो जाएंगे इससे संबंधित। और अगला देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ हुई थी। ये आतंकवाद विरोधी बैठक हुई थी आपकी 2024 में। कहाँ हुई थी और ये कौन सी हुई है पूछ लेना आपको। 14वीं सहयोग बैठक हुई थी 2024 में नई दिल्ली में ये हुई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसी में देखिए, अगली 15वीं बैठक कैनबरा में आयोजित की जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। अगला देखिए श्रमिक चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क जाल की कुल लंबाई कितनी है। स्वर्णिक इस चतुर्थ राजमार्ग नेटवर्क की जाल की कुल लंबाई पूछी है। तो ये हो जाएगा यह है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। और इसकी लंबाई पूछी है ना, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5846 किलोमीटर हो जाएगी। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद जाने क्वेश्चन। तो 12 राज्यों से होकर गुजरती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। और आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सबसे इसकी कौन से राज्य में कितनी कितनी लंबाई है। तो ये दिल्ली से कोलकाता के बीच में है इसकी 1453 किलोमीटर। और ये समापन की स्थिति, मतलब कब समापन किया गया इसका, तो 31 अगस्त 2011 में इसके किया गया। और चेन्नई से मुंबई इसकी कितनी है 1290 किलोमीटर। और ये 31 अगस्त 2011 में ही ये की गई। और कोलकाता से चेन्नई इसकी हो जाएगी 1684 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसकी भी 31 मई 2013 को की गई। मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर।
और 31 अगस्त 2011 में इसकी की गई है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो इसका आप क्या करोगे। मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, और इसको ही कहते हैं क्या, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, ये तो पता ही है आपको। अगला देखिए अनुच्छेद 52 से 78 तक किसका उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में किसका उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए, कार्यकारिणी से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार ही उल्लेख मिलता है। अगला देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आपका नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। और कहाँ भी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा आपका चमोली जिलों में स्थित सबसे शानदार जंगल क्षेत्र में एक है। सबसे शानदार क्षेत्र के हिसाब से ये एक शानदार क्षेत्र है। इस पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये पता होना चाहिए कब इसका नाम बदला, तो 2002 में इसका नाम बदला गया, नंदा देवी किया गया। और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, या आपके पास क्वेश्चन आया कब हुई, तो इसका हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा ये की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1925 में की गई। और इस अधिनियम में शामिल क्रांतिकारी कौन कौन थे, आपको पता होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल, और अगला पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अशफाउल्लाह खान, और तीसरा राजेंद्र लाहौरी, चौथा केशव चक्रवर्ती, और पांचवा मुकुंदी लाल, और छठा बनवारी लाल। ये पता होना चाहिए, ये क्रांतिकारी वो थे है ना इसके। और इसी में देखिए गौरतल है कि स्वतंत्रता सेनानियों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकल्लाह खां और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। उस समय इन तीनों को फांसी दी गई थी, ये पता होना चाहिए कब दी गई इन तीनों को, तो हो जाएगा 19 दिसंबर 1927 में इनको फांसी दी गई। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। किसने जीता? हरमनप्रीत सिंह ने जीता था। और पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2024 के लिए FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। ये पूछ लेना तो ये हो जाएगा आपका PR श्रीजेश ने जीता ना। और इसका हो जाए ना ये प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो ये हो जाएगा आपका हरमनप्रीत को मिला था, ये जीता था इसको। और अगला देखिए माउंटबेटन को भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया। कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया इसको। माउंटबेटन जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्हें कब बनाया गया। उन्हें बनाया गया 1947 के मार्च में नियुक्त किया गया था, है ना। और हालांकि रेगुलेटिंग
एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछ लेना, ये हो जाएंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हो जाएंगे पहले थे। और अगला देखिए, इसमें देखिए इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था। ये पता होना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 58 चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ लें तो ये हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग, इसका पहला हो जाएगा। भारत के पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ, या कब हुआ, ये हो जाएगा 1858 में पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इसका दोस्तों बहुत बारी नाम बदला गया है, आपको पता होना चाहिए, फैक्ट याद रखने आपको। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और इसका सूत्र हो जाएगा NaCO3, इसका ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग में केंद्रीय मंत्री रहे थे, कौन से विभाग में रहे। ये आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पता होना चाहिए, न्याय मंत्री के रूप में इसको नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और चरमपंथी, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता था ना। और वे चरमपंथियों और उदारवादी के 3 समूह थे। वे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्रियन समूह, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व वाला बंगाल समूह, और लाजपत राय के नेतृत्व में लाला लाजपत राय के नेतृत्व वाला पंजाब समूह है। ये हो जाएगा आपका पंजाब समूह है। और चरमपंथियों के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे, और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। ये आपको पता होना ही चाहिए, किसके, चरमपंथियों के सबसे प्रमुख नेता थे ये। जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल टिकड़ी के नाम से भी जाना जाता था। लाल बाल पाल टिकड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेना किस नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, तो ये आपका ऑप्शन में होना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, ये पूछ रहा है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल को एंथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगला देखिए, अकबरनामा पुस्तक का पहला खंड किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बताया गया है। अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है ये पूछ लेना, तो अबुल फजल ने लिखा है। यह मूल रूप से फारसी में लिखा गया था। पुस्तक का पहला खंड अकबर के जन्म, तैमूर के परिवार का इतिहास और बाबर हुमायूं के शासनकाल और दिल्ली की सूरी सुल्तानों से संबंधित है ना। और दूसरे खंड में वर्ष 1602 तक अकबर के शासनकाल के विस्तृत इतिहास का वर्णन किया गया है, और अकबर के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को भी दर्ज इसी में किया गया है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे बैरम खान और अकबर ने हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये 1556 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच, बैरम खान और अकबर के खिलाफ।
अकबर ने हेमू के खिलाफ पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। और अकबरनामा के तीसरे खंड में साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यह अकबर के घराने, सेना, राजस्व और मुगल साम्राज्य के भूगोल से भी संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था और 31 दिसंबर तक जारी रहा था। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसी में INC के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था, भाग लिया गया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा INC के क्या अध्यक्ष। INC की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। उस समय भारत के वायसराय पूछ लेना। INC की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, ये देखिए, बदरुद्दीन तैयबजी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लेना तो मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, है ना, तैयबजी हो जाएगा। और एनी वेस्ट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ लेना तो ये हो जाएगा एनी बेस्टेंट, ये हो जाएगा। और अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? INC की सरोजिनी नायडू, है ना। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? INC के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के द्वारा जनवरी 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2022 में। देखिए, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? ये पूछ लेना। ओकारेश्वर बांध तो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर एवं गुरुत्वाकर्षण बांध हो जाएगा जो खंडवा जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में ये स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध किस नदी पे हो जाएगा? व्यास नदी पे स्थित हो जाएगा। और मेत्तूर बांध तमिलनाडु के सेलम जिले में कावेरी नदी पर स्थित हो जाएगा, तमिलनाडु में, है ना, मेत्तूर बांध। और अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना योजना शुरू की है। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना की शुरू की है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसके अनुसार। अगला देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में किसको 2024 से 27 के लिए लागू किया? विधि आयोग या नीति आयोग, इनमें से किसको किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, फिर से आ सकता है ये। अगला देखिए,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धाराओं का जिक्र किया गया है? तो आपकी धारा हो जाएगी 31 धाराओं का जिक्र किया गया है। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है या नहीं? ये पूछा है, संगत है या नहीं है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। इन अवधारणाओं का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य बनाना है, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। और अनुच्छेद 37 इसमें कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है। एक किसमें है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 37 में मिलता है। अगला देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे ये। देखिए, भारत में किस वर्ष आर्थिक उदारीकरण हुआ था? किस वर्ष हुआ था आर्थिक उदारीकरण? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। अगला इसमें देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों के आर्थिक उदारीकरण से है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना है। विशिष्ट परिवर्तनों में आयात शुल्क में कमी शामिल है। और अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइजीरिया के साथ 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? अमेरिकी सरकार की नाइजीरिया के लिए नई खाद्य सुरक्षा योजना खाद्य फसल उपरांत नुकसान को रोकने और अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये नाइजीरिया के लिए एक खाद्य सुरक्षा योजना है, 2024 में शुरू की गई थी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। अगला देखिए, तेजाजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जीवाणु दूध को दही से बदल देता है? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका। लैक्टोस के किण्वन से उत्पन्न लैक्टिक अम्ल pH करके दही के खट्टे स्वाद में योगदान देता है। इसमें लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा दूध के रूपांतरण के साथ विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में 9 के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता था। मतलब देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। कौन से रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है? थार के रेगिस्तान के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे नए अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और आपकी एग्ज़ाम नहीं लगी है तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।